बहुत बढ़िया। Let's start. So a very warm good morning to all our audience. Once again, I Chinmay on behalf of Pragyata Foundation welcomes you all to today's session. आज फिर से हमारे साथ डॉक्टर संदीप हैं and today our topic is life and hope, and also we will be talking about a very sensitive topic. Dr. Sandeep is already working on that field, that is suicide prevention, and the rate of suicide is already very high in India. So we will be also picking up questions on this topic. So Dr. Sandeep, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में. थैंक यू चिन्मय जी, थैंक यू वेरी मच. आप सभी का भी स्वागत करता हूँ. थैंक यू. क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं सेशन स्टार्ट करने में बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज, सो लेट मी क्विकली आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस दिस टॉपिक इज अबाउट लाइफ एंड होप, लाइफ मतलब क्योंकि व्हाट इज लाइफ मीन्स लाइफ इज ऑल अबाउट आवर वैल्यूज. कुछ एम है, कुछ गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लाइफ इज दैट, और लाइफ बीइंग अ गर्ल इज बिकमिंग अ हाउसवाइफ, और अगेन फुलफिलिंग आवर प्रोफेशनल गोल्स, एंड देन एंडिंग अप डूइंग नथिंग. जो चाहते थे वो नहीं हुआ, देन फिर वी फील लाइक एंडिंग आवर लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज लाइफ? सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी है एंड द मोस्ट डिफिकल्ट आल्सो टू आंसर, फ्रैंकली स्पीकिंग. सो जितने भी व्यूअर्स इसमें में चिन्मय जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, आप सभी भी सोच रहे होंगे कि लाइफ है क्या. तो ये क्वेश्चन इतना पावर है इस क्वेश्चन के अंदर कि लाइफ है क्या, ये क्या है, हम किस तरह से हम लाइफ के अंदर जन्म लेते हैं, कुछ समय के बाद फिर हम एक प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर फैमिली की लाइफ शुरू होती है, फिर उसके बाद में फैमिली के बच्चों के लिए, फिर एक पूरा सेटअप के लिए, फिर आखिरी में फिर डेथ हो जाती है. तो लाइफ का जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज जस्ट अ प्रोसेस जिसके द्वारा एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे को जो जीवन मिला है, विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस के साथ में अपने आप को जानना, अपने आप से साक्षात्कार करना, एंड फाइंडिंग द क्वेश्चन राइट आंसर, हु एम आई, उसके लिए जाना. रमना महर्षि कहते हैं कि जो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है जीवन का वो है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने. चाहे बुद्ध भी वही लगा लीजिए कि स्वयं को जाने, सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स यही हैं कि अपने आप को जानने की वो यात्रा, उसके लिए हम कौन हैं. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बुक्स में मिल जाएगा, जीवन क्या है गीता के अंदर मिल जाएगा, कुरान, बाइबल, हर जगह पे. मगर हर व्यक्ति की जर्नी के अंदर उसको खुद ही अपनी एक गीता बनानी पड़ेगी, खुद ही उसको अपना एक रास्ता खोजना पड़ेगा, एक तरीका खोजना पड़ेगा, अपना एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक पाथवे बनाना पड़ेगा जहां पर वो स्वयं से जुड़ सके, अपने उस होने से, अपने जीवन है क्या. अभी हमने जीवन को नहीं जाना है, हमने एक सो कॉल्ड लाइफ जो फ्लो कर रही है, बस उसके द्वारा फ्लो कर रहे हैं, मगर वो क्या है उसको जानना है. उसके लिए हमने एक समय देना पड़ेगा, एक स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा. और जैसे जैसे वो व्यक्ति उसके ऊपर करना शुरू करता है, चिन्मय जी खूबसूरत चीज क्या है, आप पाएंगे कि बाहर की जो लाइफ है, जो हम काम करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, संसारिक, कोई भी मटेरियलिस्टिक हो, उसके अंदर एक अलग ही फ्लावरिंग आ जाती है. जो हैप्पीनेस है वो क्वालिटी का मैटर नहीं करता, वो क्वांटिटी का मैटर नहीं करता, वो क्वालिटी बन जाती है. फिर व्यक्ति की लाइफ एक ऐसी हो जाएगी फ्रेगनेंस की, एक खुशबू जो जहां पे भी रहेगा चारों तरफ फैलने लग जाएगी. बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे इसको लेके चलना चाहूंगा. तो जो मेरा आंसर था, बस उस क्वेश्चन के लिए आप सर्च करें हु एम आई until or unless you don't find the answer from within. और एक समय ऐसा है कि उसको ढूंढते ढूंढते आप अपने आप को ही, अपना होने को, क्वेश्चन भी मिट जाएगा और आप उसको जान पाओगे जो वो है, जो है. चिन्मय जी, योर साउंड इज नॉट ऑडिबल, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. यस, ओके, एम आई ऑडिबल? या, ओके. सो ये देखा गया है लाइफ को लेके जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स में होते हैं. लेट इट बी स्पेशली दोज हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम क्लास 12th. तो इनमें फ्यूचर को लेके या फिर क्या करना है, जो करना चाहते थे विद इन 2-3 years, अगर ग्रेजुएशन के नहीं हुआ
तो दे गेट रियली हैरेस्ड विद इन देमसेल्फ, कोई और करे ना करे, एंड दे प्लान टू एंड अप देयर लाइफ और एंड अप डूइंग समथिंग विच इज नॉट मेंट फॉर देम, राइट? या फिर तो किसी गलत प्रैक्टिसेस में पड़ जाते हैं, या फिर टॉक्सिकेशन में पड़ जाते हैं, या फिर तो दे थिंक ऑफ एंडिंग अप देयर लाइफ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हाउ डू यू, व्हाट डू यू सजेस्ट कि इन चीजों से कैसे बचें, एंड हाउ डू दे डिफाइन देयर लाइव्स, और उनके लिए होप के क्या डेफिनेशंस हैं? ओके, देखिए आपके क्वेश्चन दो हैं। एक तो जो बच्चे बहुत जल्दी चल रहे हैं, जो लाइफ के अंदर फेलियर्स को फेस नहीं कर पा रहे, और जो होप है वो चली जाती है, उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। अभी क्या जो मैकेनिकल लाइफ बन गई है, वी आर लिविंग इन सच अ हाई पेस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जहां पे हमारे को एक नंबर वन और एक फास्ट आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना है। एक रैबिट रेस स्टार्ट हो रखी है, बस वो भाग रहे हैं। जहां पर जो बच्चे हैं वो जो इतने इनोसेंट है, जो आप कह रहे हैं कि इतने प्योर हार्टेड जो बच्चे हैं, वो भी उस साइकिल के अंदर पड़ रहे हैं। कई बार वो उसकी वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है, वो लाइफ को एंड कर लेते हैं, राइट। पहली चीज यह समझिए कि जो रेस है जो चल रही है, हमारा माइंड ऐसा हो गया है कि जो पहले की जो जर्नी थी, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के अंदर आपका भगवान ने दे रखा है कि अगर आप, सॉरी भगवान ने नहीं, गाड़ी के इंजीनियर ने, कंपनी वाले ने दे रखा है कि अगर आप 80 के बीच में गाड़ी चलाओगे, एवरेज आपकी गाड़ी की बेस्ट रहेगी, गाड़ी में एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी, वियर टेयर नहीं होएगा, और आपकी गाड़ी की लाइफ लंबी रहेगी। अभी जैसे जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो बच्चे हैं वो चाह रहे हैं सब कुछ कम समय के अंदर, कम समय के अंदर, कम समय के अंदर। यानी वो गाड़ी को, अपनी लाइफ की जो गाड़ी है, उस कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर कोई 120 भगा रहा है, कोई 150 भगा रहा है, कोई 200 तक लेके जा रहा है। तो जितनी तेजी से जो चल रहा है, उसमें गिरने की चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही चीज हमारी यूथ के साथ में हो रही है कि वो अपने लाइफ के अंदर जो गोल्स पाना चाह रहे हैं, जो आउटकम पाना चाह रहे हैं, जो सैलरी पाना चाह रहे हैं, जो अपना करियर का एक स्टेटस बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, जिसको सक्सेस की डेफिनेशन का मतलब हो चुका है कि इतना इतना होए तो ही तो वो हैप्पी रहेगा। उस हाई पेस लाइफ के अंदर जब फेलियर्स आते हैं, उन फेलियर्स को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वहीं पर सारी गड़बड़ हो रही है कि जब फेलियर्स आते हैं, होपलेस हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि मैं हमेशा से कहता हूं 2 to 3% जो कि उस सिचुएशन को कोप अप कर जाते हैं, बाकी के बच्चे उसको कोप अप नहीं कर पाते, गिव अप कर देते हैं। कुछ बच्चे फिर भी कोशिश करते हैं, मगर अंदर से फिर भी फियर के साथ में कि पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। वो बच्चे जब बार बार रिपीटेटिव फेलियर्स को सामना करना पड़ता है, वो फिर सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। चिन्मय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे इस टॉपिक की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है बच्चों के जुड़ी हुई या जनरल पब्लिक के लिए। वर्ल्ड के अंदर हर साल लगभग 2015 का डाटा मैं बता रहा हूं, 8.5 से 9 लाख लोग सुसाइड करते थे 2015 में, 6 साल पहले। तो आप समझ सकते हो अभी तो कितना रेशियो बढ़ गया होगा। और इंडिया के अंदर जो टीन एज सुसाइड है, टीनेजर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सुसाइड की, वो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। ओके। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो युवा बच्चे हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, वो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कहीं ना कहीं जो उनका माइंड मेकअप है, जो लाइफ को देखने का, जो आपने कहा ना लाइफ क्या, जो देखने का जो दृष्टिकोण है, जो परसेप्शन है, जिस रियलिटी से वो लाइफ को अचीव करना चाह रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं सोचने का जरूर है सवाल। तो क्योंकि ये सोचना तो जिस लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे, इधर से भी चीजें राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरीके से, हर कहीं से हमारे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं। सो व्हाट रोल मींस, जैसे जो पेरेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, व्हाट रोल डू दे हैव in our life, means especially the students who are doing the graduation, उनके लाइफ में, कि इन चीजों से अवॉइड, ये चीजें अवॉइड हो सके, स्पेशली इन इंडिया एट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर between the age group of you say 18 to 22 or 23. ठीक है। सो इसका जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, हम सभी ने देखी है।
और थ्री इडियट मूवी के अंदर एक बहुत ही प्यारी चीज बताई गई थी कि आप काबिल बने, कामयाबी की तरफ ना भागे। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन नंबर के ऊपर। वो प्रायोरिटी देता है कि जिसकी ज्यादा परसेंटाइल आई है उसी को अच्छा माना जाएगा, दैट इज गुड, दैट इज सक्सेसफुल। और उसी को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, एक्नॉलेजमेंट उसी को ज्यादा मिलता है, और उसी को ज्यादा रेनफोर्समेंट और रिवॉर्ड मिलता है। चाहे दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो कि किसी और एक्टिविटीज में भी ज्यादा अच्छा हो सकता है, मगर अगर यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर बात की जाए, पेरेंट्स जो कंपैरिजन की बात की जाए, या टीचर्स जो हैं, आई अंडरस्टैंड कि बहुत से टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो बच्चों के सही मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। मगर कई बार यही मोटिवेशन, यही जो यूनिवर्सिटीज में टीचर्स जो प्रेशर दे रहे हैं, यही बच्चे के अंदर स्ट्रेस का कारण बन जाता है। आपने देखा ना कि थ्री इडियट्स के अंदर किस तरह से वो, उनमें से एक फ्रेंड होता है, वो अपनी लाइफ को खोने की तरफ चला जाता है क्योंकि वो सक्सेस नहीं पाया। तो वही होपलेसनेस को, अगर उस स्किल्स को अगर हम बच्चों के अंदर ऐसे पेरेंट्स, ऐसे गार्जियन, विदाउट कीपिंग देम प्रायोरिटी ओनली टू द नंबर्स, ओनली टू हैविंग अ गुड मेमोरी, अगर हम बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा सा जो सेंटर ऑफ एजुकेशन इंस्टेड ऑफ फियर, उसमें इंस्टेड ऑफ फियर की बजाय लव के ऊपर अगर हम आधारित करें, तो आप पाएंगे कि लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज के लिए एक प्रोसेस है जहां पे मैं हमेशा से कार्य भी कर रहा हूं काफी समय से, कि एक प्रोफेशनल काउंसलर, काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए जहां पर उनको कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर गाइड की जाए, इवन लाइफ स्किल्स के ऊपर, जो जीवन कैसे जीना है, जो अप डाउन के अंदर कैसे स्टेबिलिटी रखनी, जो इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करनी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो रही है, चाहे वो नंबर की वजह से हो रही है, चाहे कोई भी रीजन हो, उन चीजों को कैसे ठीक किया जाए, हम उसके ऊपर पूरी भरपूर प्रयास कर रहे हैं ताकि उन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी एक अच्छे करिकुलम चल सके, और स्कूल लेवल के ऊपर भी, खासकर जो लेट टीन्स के बच्चे, जो 10th से लेकर 12th तक का बोर्ड का पीरियड होता है, या जस्ट +2 पास किया फिर एकदम से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो वो एक पीरियड है जहां पे इतने सारे बच्चे, उनके लिए हम हेल्प पहुंचा सके। कोटा के अंदर आपने देखा होगा कि हर साल कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। इन सब का कारण कहीं ना कहीं हमारे अंदर फेलियर है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम सभी रेस्पॉन्सिबल हैं कि हमने उनको एनवायरनमेंट नहीं दिया उस बच्चे को। अगर हम थोड़ा उसको गाइडेंस देते, थोड़ा एक राइट एनवायरनमेंट देते, तो हम हर बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे फर्स्ट थोड़ी आ सकते हैं। पहले कोई 80% लिया था तो ही वाज सुपर इंटेलिजेंट, आज कोई 95 भी लिया आएगा तो भी कहते कि नहीं, अभी भी आपके 5% रह गए यू स्टिल नीड टू वर्क हार्ड। तो अभी भी बच्चों का जो क्राइटेरिया है वो उसके एकेडमिक्स के ऊपर किया जाता है, और उस एकेडमिक्स की बजाय मैं आपसे यही कहूंगा कि बच्चे को समझ के आप उसको काबिल बनाएं, कामयाबी अपने आप ही आ जाएगी। तो इसके लिए हम सबको मिलके बेटर कोर्सेज, बेटर काउंसलिंग सर्विसेज, बेटर इमोशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट पेरेंटिंग प्रोग्राम, ये सारी चीजों को और बढ़ाना पड़ेगा, और बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो आई गेस जितना भी अभी तक आपने बोला है, थ्री इडियट्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आवर टुडेज टॉपिक, जिसमें ये क्लियरली शो हुआ था कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स who come from different backgrounds, उन सबकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है और लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत जरूरी है कि इमोशनल मैनेजमेंट हो, यूनिवर्सिटीज, पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी। बट डू यू थिंक कि ये चीज नॉट ओनली एट कॉलेज लेवल, ये चीज स्कूल लेवल से ही पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स में ये प्रोग्राम्स चलाने, इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर प्रोग्राम्स चलाना चाहिए, जहाँ पे ये पीयर प्रेशर जैसे टॉपिक्स एंड करियर काउंसलिंग जैसे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर ये बताना चाहिए कि नंबर इज नॉट एवरीथिंग, बट वी नीड टू हैव अ ब्रॉडर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रेदर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन नंबर्स। जैसे कि आपने कोटा का एग्जाम्पल दिया कि कोटा में हर साल इतने केसेस होते हैं, सुसाइड केसेस होते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज वो तो भी बच्चा बाहर ही आया है, उसको तो कुछ नॉलेज भी नहीं है, बट स्टिल दैट kid is not able to understand कि उसको आगे क्या करना है, and he is falling into that suicide hole. So
what do you think ki counseling or counseling to parents or counseling to the universities is going to help further to reduce the rate of suicide in India, not to the students but to the parents and the universities? ये क्या help करेंगी? ओके, काउंसलिंग होती क्या है? पहले चीज तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि काउंसलिंग के अंदर हम करते क्या हैं। कई बच्चे क्या होते हैं कि दे आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, बट ड्यू टू सम XYZ फैक्टर उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं आई। देन वो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स को लेकर कंसर्न हो जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कुछ गोल्स के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता तो डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। स्लोली कई बार बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर भी एक परफॉर्मेंस एंजाइटी बन जाती है कि मेरे को अच्छा लाना है, वरना फिर वही जो पेरेंट्स ने, जो टीचर्स का जो फीडबैक था उससे उसको जो इमोशनल लेवल पर जो टर्मोइल फेस करने को मिला, या जो फ्यूचर के लिए जो डरा दिया गया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी लाइफ कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है बच्चों के अंदर, पहली चीज तो है उसको हमने फ्री करना है। क्योंकि जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, जहां पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे मैं दिल्ली के अंदर भी जुड़ा हुआ हूँ, चंडीगढ़ के अंदर भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और वहां पे बच्चे इतने आते हैं कि वो अच्छे होते हुए भी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे बिकॉज ड्यू टू द एक्सेसिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कैसे समझा जाए, कैसे उसको लेट गो किया जाए, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर किया जाए नई रिसोर्स स्किल्स के द्वारा, कि वो अपने रिलैक्स्ड वे के अंदर अच्छे से एग्जाम दे सकें। आप भी देखिए, या हमने भी देखा होगा जो भी सुन रहे हैं, कि जब हम रिलैक्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा एग्जाम बहुत अच्छा होता है। बट जब भी अगर हमने किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर वरी कर रहे हैं, फियर का जो प्रेशर है वो इतना बढ़ जाता है, एग्जामिनेशन के टाइम में कई बार माइंड भी ब्लैंक हो जाता है। ये तो डॉक्टर संदीप, I think this is something not only related to students and exams, ये हम सभी के साथ हर सिचुएशन में होता है। अगर कहीं कुछ अच्छी चीज करने जा रहे हैं, अगर कोई छोटी सी स्ट्रेस आ गई तो शायद हम बहुत ज्यादा वरीसम हो जाते हैं कि शायद वो जो अच्छी चीज में जा रहे थे ना, आप वो भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट हैज अ बिग रोल टू प्ले हियर। व्हाट डू यू सजेस्ट? इसी में हम पहला तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का हम काम करते हैं। कई बार पीयर प्रेशर की वजह से कुछ बच्चे एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चले जाते हैं। वहां पे भी काउंसलिंग रोल अदा करती है। कई बार कुछ लोगों की, जनरल में सभी की बता रहा हूँ, या कोई स्टूडेंट्स की भी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसको हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी कहते हैं, कि वहां पे आइडेंटिटी से क्राइसिस हो जाता है, यानी वो एक्सट्रीम्स में जीते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा करेंगे, मगर एक बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर छोड़ देंगे, फिर उस पर मेहनत ही नहीं करेंगे। रिलेशनशिप एनर्जी लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, फिर एकदम से कुछ गड़बड़ हो गई, फिर उसको छोड़ देंगे। उनकी सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर वो जो गड़बड़ हो जाती है, जो रियलिटी से डिसोरिएंटेशन हो जाती है, जो फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो सेल्फ हार्मिंग एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो रहा है, उस बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी को भी अगर हम सॉरी टू इंटरप्ट, पर आप जो ये एक्सट्रीम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो सेइंग कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर एकदम से ड्रॉप करते हैं तो छोड़ देते हैं। बट ये चीजें तो मैं तो बचपन से सुनते आ रही हूँ, इवन इन माई स्कूल और माई कॉलेज, ये चीजें तो टीचर और पेरेंट्स खुद ही बोल देते हैं, ये तो ऐसा ही है, इसका तो ऐसे ही चलता है। तो इस चीज में कैसे, मतलब वो तो एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? दैट इज द बिहेवियर ही और शी हैज। तो आप मतलब उसको आप डिफाइन कर रहे हैं कि दैट पर्सन माइट हैव सम प्रॉब्लम्स, इज इट? मैं वही आपको कह रहा हूँ, मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ कि जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी काफी सारे बच्चों के अंदर पाई जाती है ऐसे कारण के रूप में, जो बच्चे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा होपलेस हो गए, कोई नेगेटिव स्टेप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इन पर्सनैलिटी के अंदर जितने भी अभी तक केसेस आए हैं सुसाइड के भी, उनके अंदर ये बहुत कॉमन पाई जाती है। अधिकतर लोगों में ये पार्ट पाया जाता है। इसीलिए मैं इसको लोगों को ऐसे एजुकेशन के लिए, ऐसे समझने के लिए कि उसको भी एक प्रॉब्लम माना जाए और उसका ट्रीटमेंट भी है। दूसरी चीज आपने जो अभी कही बहुत ही खूबसूरती के साथ में, कि पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है, जो टीचर्स का कम्युनिकेशन है, जो बड़े भाई बहन का जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एक बच्चे को
छोटे बच्चे हैं, आप 2 बच्चे हैं, एक लड़के को कहते हैं कि ये लड़का, जैसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन बी एनीवन, कि लड़का हमारा बहुत शैतान है, दिमाग तो बहुत है मगर ये पढ़ता नहीं है, इसका माइंड स्टेबल नहीं है, ये बड़ा ही, ये कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, तो बार बार ये नालायक है, जो एक कॉमन सा वर्ड सुनने को मिलता है। एंड एंड ऑफ द डे बचपन में मेरे को भी बहुत मिला है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट, इसी बारे में बात करें, क्योंकि ये तो हर घर की कहानी हो जाती है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो नालायक है, ये तो नहीं पढ़ेगा, इसका तो ऐसा ही चलता रहता है। तो मतलब ये लाइफ में क्या पेरेंट्स करेगा, को कुछ ये, नहीं करेगा। हाँ, या फिर कहीं ना कहीं तो कुछ कर ही लेगा, रहने दो। तो कहीं ना कहीं शायद पेरेंट्स को और एज एल्डर्स ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो बिहेवियरल चेंजेस हैं या फिर कोई दिक्कत है, या फिर उसको ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना चाहिए, राइट? थोड़ा मैं डीपर साइकोलॉजी में जा रहा था उसी का। वहीं दूसरा, एक बच्चे को कहा जाता है कि ही इज वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, हमारी बच्ची बहुत, लड़की बहुत स्टेबल है, ये तो मेहनती है, ये तो कर लेती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लड़के को 10 बार बताते हैं जब ये काम करता है, ये करता है, वो करता है, तो होता क्या है, जो बाहर से फीडबैक मिल रहा है हम सभी को, व्यक्ति उसी फीडबैक को, उसी जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उसी को अपनी रियलिटी मानने लग जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा वैसे ही हो जाता है। उसको कहेंगे तो बहुत जिद्दी है, तो जिद्दी होने लग जाएगा। वो कहेगा कि जो बार बार बाहर से मिल रहा है, और वही जो दूसरा बच्चा है जिसको बार बार एक पॉजिटिव टॉक एनवायरनमेंट कम्युनिकेट किया जा रहा है, वो सुधरने भी लग जाएगा, और उसकी कुछ डीमेरिट्स में तो मेरिट्स में अपने आप ही चेंज हो जाएगी। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, अधिकतर ऐसा पाया गया है कि जैसे बचपन में हमारे साथ में कम्युनिकेट किया गया है, हम अपने साथ में भी वैसे ही कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। दैट इज रियलिटी। तो ये आपका पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग होते हैं कि जो उसे एम्पावर कर लेते हैं, मगर वो बहुत कम होते हैं। फिर बड़े होकर कहते हैं नहीं नहीं, हमें यकीन था, हमें यकीन था ये कुछ करेगा, ये ड्रॉप आउट है तो क्या हुआ, मगर देखो सक्सेसफुल हुआ है। मगर अधिकतर कई बार मेजोरिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। तो जो बच्चों के अंदर पोटेंशियल भी होता है, उसका एक तरीका है। एक क्लास के अंदर एक छोटी सी रिसर्च हुई। रिसर्च के अंदर क्या किया गया, हर पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, जो लाइफ का जो पैटर्न है, किस तरह जिया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए। उस क्लास के अंदर 50 बच्चे थे, 25 25 बच्चे वो थे जिनका हायर रैंकिंग में था, 25 बच्चे जिसका मिडल या नीचे की तरफ, जैसे कि होते ही हर क्लास के अंदर। उस क्लास का रिजल्ट चेंज कर दिया गया। जो सबसे नालायक बच्चा था उसको सबसे हायर ग्रेड्स के अंदर शो किया गया। क्लास में एक नए टीचर को बुलाया गया और नए टीचर को बता दिया गया कि ये बच्चे इंटेलिजेंट है। तो टीचर्स ने एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग अपनी क्लास में बच्चों से कम्युनिकेट करती है। जो समझदार होता है उसको अलग टोन में बोलती है, टोन भी मैटर करती है, इवन वर्ड्स मैटर नहीं करते। तो फिर जो नालायक हैं उनको टीचर बड़े रिस्पेक्टफुल वे से बोल रही है बच्चों में, और जैसे ही टीचर बच्चे को समझना शुरू करती है, 2 हफ्तों के अंदर समझ पाती है, क्योंकि 2 पीरियड के अंदर क्या समझ पाएंगे। पर जब भी उसको समझ में आता है कि नहीं ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये नालायक है, जब भी टीचर को चेंज कर दिया गया, सेकंड टीचर को लाया गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, जस्ट 60 डेज I think there is some network issues. Guys, we are so sorry. I think there is some serious network issues at doctor's end. वो disconnect हो गए हैं. We are waiting for him to rejoin. Please bear with us. Meanwhile, you can drop your questions in the comment box. I hope आपको ये session interesting लग रहा हो.
प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए जब तक कि डॉक्टर संदीप दोबारा हमसे जुड़ सकते हैं। Okay, sorry for the disruption. नो प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यूज आज मेरे एंड पे भी था। सो आई थिंक सो वी कैन रिज्यूम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट एक्चुअली। आप वो क्लासरूम के जो रिसर्च एनालिसिस हुआ था उस पे बता रहे थे। उसमें एक सिंपल सा आउटकम निकल के आया जो कि बहुत ही समझने लायक था कि जैसे टीचर बच्चे के साथ में कम्युनिकेट कर रही थी, उन 60 डेज के अंदर जो बच्चे जिसके ग्रेड्स बहुत लो थे वो समझदार होने लग गए और उनकी ग्रेड्स प्रोग्रेस करने लग गए। इवन जो कॉम्पिटेंट और जो टॉपर्स बच्चे थे उनको टीचर्स अलग तरीके से बात करते थे, उनके ग्रेड्स गिरने लग गए। तो 60 दिन के अंदर जब एक क्लासरूम के अंदर इतना बड़ा चेंज आ सकता है, आप सोचिए अपने बच्चे के साथ में, जिसके साथ में आप बचपन से लेके पहले 15-20 साल आप पढ़ाई पे गुजार रहे हैं। अगर उस समय में आप अपने बच्चे को, उसकी सेल्फ एस्टीम को रिस्पेक्ट करते, उसकी पॉजिटिविटी को, उसको एक मेंटली बिल्डअप देते हुए, सपोर्ट देते हुए, उसके अंदर आपके कम्युनिकेशन से कितना रिजल्ट आएगा। एक एडिशन का था या किसी का था एक केस, वो क्लास के अंदर कुछ उसके लर्निंग डिसऑर्डर्स था, पढ़ाई में डिफिकल्टी थी, तो स्कूल्स ने उसको निकाल दिया, मगर उसके मदर ने कहा कि बेटा ये स्कूल तेरे लेवल का नहीं है, हम तेरे को दूसरे स्कूल में लेके जाएंगे जो आपके लिए लेवल का है। One of the physicists also had faced same problem. Yes. और वो जब बच्चा जब दूसरे स्कूल में गया, उसकी मदर ने एक पॉजिटिव वे से कम्युनिकेट किया गया, एंड यू वोंट बिलीव दैट हैज बिकम द नंबर 1 साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड जिसने अर्थ के अंदर इतना एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया गया। सो हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एक इनबिल्ट पोटेंशियल है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग ओनली ऑन द वीकनेस के ऊपर देखने के बजाय हम स्ट्रेंथ को बिल्डअप करें, जो उसके अंदर पॉजिटिव है उसको और नर्चर करें, और जो वीकनेस है उसको धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उसको समझ आते हुए उसके ऊपर वर्क करते हुए, ताकि वो अपनी लाइफ की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सके। उसके लिए हम सभी को ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे गार्जियन, ऐसे बिग ब्रदर एंड सिस्टर, हम सबको सपोर्ट करने की आवश्यकता रहेगी। ओके, सो जो मुझे समझ में आया, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी किड टू बी वेरी वेल अंडरस्टूड एट हिज और हर होम इटसेल्फ, राइट? घर से ही अगर अच्छी तरीके से एक पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो, तो शायद जिसको वो नालायक है ये वाले कम्युनिकेशंस ना करके, if we always do the positive communication with our kid or the teachers with the students, a big change can happen over time by the time the students reach their graduation age, right? ताकि ये आगे चल के ये societal tendency and all should reduce. Exactly. Right. सो डॉक्टर संदीप, कुछ और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे स्पेशली ऑन दिस टॉपिक? पहले हम एक बार क्वेश्चन है उसका एक बार आंसर ले लेते हैं। सुमति लेंका जी ने पूछा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देयर आर पेरेंट्स को एक कंसेप्ट है कि जो स्मॉल टाउन्स है या फिर बिग टाउन्स के अंदर भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम रहती है और उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। सो मैम, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि बच्चों के अंदर किस तरह से मोटिवेट किया जाए जहां पे इतनी लेस अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, अभी तक
सिर्फ यही समझा जाता है देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे हम बच्चे का कैरियर बना सकते हैं। इट कैन बी इंजीनियरिंग, इट कैन बी मेडिकल, जैसे आपने 2 को मेंशन किया हुआ है। थर्ड वन हो गया कि हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज की जॉब हो गई, बैंक सेक्टर के हो गया, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हो गया, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज। तीसरा फिर आईटी वाली फील्ड आ चुकी है, आईटी के अंदर। फिर एक और फील्ड अभी कुछ समय से लोगों के सामने निकल कर आई है, दैट इज आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अभी पहले कोई सोच नहीं सकता था कि अगर बच्चा अच्छा गिटार बजाता है, ही कैन बी गुड गिटारिस्ट, और कोई अच्छा सिंगर है तो ही कैन बी अ वेरी गुड सिंगर एज अ प्रोफेशनल कैरियर। अभी भी फिर एक नई फील्ड आई है, स्पोर्ट्स का जो कल्चर आ रहा है उसके अंदर भी हो सकता है। और ये 5 फील्ड अभी तक जो ज्यादातर मोटा मोटा देखा जाता है। इंजीनियरिंग हो गई, सभी इंजीनियरिंग फील्ड्स आ गई, मेडिकल हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, या स्पोर्ट्स हो गया। ये अभी धीरे धीरे एक रिसर्च पढ़ रहा था कि 2025 के अंदर अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी फील्ड होगी जो कि करियर की एक न्यू स्ट्रीम तक लेके जाएगी। अभी जैसे मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रीम आ चुकी है कि जिसको मार्केटिंग स्किल्स आती है, दैट इज नंबर 1। वो एक न्यू प्रोफेशन बन चुका है स्किल्स के रूप में। तो हम अपने बच्चे को अगर थोड़ा समय दें, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करें, और मे भी जो भी उसके अंदर, देखो पेरेंट्स का क्या रहता है कि लेस अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे इक्वल रहती है, हर बच्चे के लिए इक्वल रहती है। जो रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस को बेस्ट वे से कैसे यूज किया जाए, वही क्रिएटिविटी है। Okay, so it is very अब्दुल कलाम जी है, वो भी एक नीचे एनवायरनमेंट से निकले हैं, और जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मोर देन 70% मैं कहूंगा कि एक रूरल बैकग्राउंड से या मिडिल छोटे छोटे टाउन, स्मॉल टाउन से आए हुए हैं। और जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, काफी सारों को मैं भी जानता हूँ, दे बिलोंग टू स्मॉल टाउन्स। तो जितनी भी बेस्ट चीज क्या रहती है कि बच्चे का जो पैशन है, जो उसकी इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, हम अपने बेस्ट रिसोर्स के अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी बनाई जाए और उसको सपोर्ट करें। करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मगर उस काम को जिसको एंजॉय कर रहा है, जिसके लिए पैशनेट फील कर रहा है, दैट विल रियली गिव अ वंडरफुल रिजल्ट्स। और जब बच्चे को भी जब आप फ्रीडम देते हो कि तेरे को जो करना है कर, एक इनबिल्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो बच्चों के अंदर अपने आप आती है। तो हमने उसको बस एक, जैसे पौधे को सही खाद, धूप, पानी और वो प्रोटेक्शन देनी होती है, बच्चे के लिए भी हम यही करें। हम अपने इनसिक्योरिटीज को, अपने फियर्स को अपने अंदर थोड़ा लेट को करते हुए, लेट देम चाइल्ड ग्रो। और जैसे जितना स्ट्रांगली उसकी जड़ें मजबूत होएगी, जितना वो मेहनत करेगा, जितना वो फेलियर्स को देखेगा, उतनी उसकी सक्सेस का लेवल भी हाई जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम सक्सेस, वी शुड टीच देम हाउ टू हैंडल द फेलियर्स आल्सो। Okay, so I think parenting plays a great role here, especially for life, for creating a beautiful life, for positive hopes in life, and avoiding all kind of negative thoughts of like suicidal tendency and all. So क्योंकि do you think it is important कि एक holistic approach बनाया जाए जिसके तहत स्टूडेंट्स को, बच्चों को एक प्रॉपर ग्रोथ मिले, नॉट कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक मार्कशीट प्रिपेयर कर दिया गया, उसको दे दिया गया, एग्जाम दो, 50 में 50 आ गए तो आप सक्सेसफुल हो, और अगर 50 में 20 आ गए तो आप अनसक्सेसफुल हो। सो आपने जो कहा, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वी शुड give time 101 to a student or to our child कि उसके वीकनेस क्या है और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, फिर उस पे काम किया जाए, right? Yes. So I think the audience has already got the message what we wanted to convey through the question. There is another question, why parents impose their dreams on children. खुद देखा कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे अपना सपना शेयर किया, पर एट द एंड उनको पेरेंट्स का प्रेशर लेना पड़ा। सो हाउ टू फेस दिस? सो क्वेश्चन काफी अच्छा है ये, और ये सभी का क्वेश्चन है देखा जाए ना। एक ओवरऑल जनरल पब्लिक के अंदर, ग्रुप के अंदर, अगर मास लेवल पे साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे, बहुत से बच्चों के अंदर ये आता है। बच्चों का देखिए, सपना देखना हर किसी का ही है, पर जैसे अब्दुल कलाम कहता है कि सपना वो है जो आपको सोने ना दे,
Exactly. जो जागते हुए देखते हैं वो नहीं, जो सोने ना दे वो सपने। तो बच्चे के अंदर आप जब उससे जुड़ेंगे, जब उससे बात करेंगे, जब उसके ऊपर काम करेंगे, जब आप बच्चे के साथ में उसकी इनर साइकी को उस समय समझेंगे कि उसकी क्या इच्छा है। हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं बच्चा भी वो चाह रहा हो, मगर बच्चे को पता ना हो, बट ड्यू टू द बार बार वो टोकने की वजह से, प्रेशर करने की वजह से वो हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा को फ्रेंड्स की वजह से अपने रास्ते का पता नहीं होता, वहां पे आप उनको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग करवाएं। मैं कहता हूं प्रोफेशनल काउंसलिंग आप ना भी करवाएं, मगर बच्चे के साथ में अगर आप उसको थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा उसको समझना शुरू करोगे, बच्चे के साथ में आप उसकी इनर कनेक्टिविटी, वो ट्रस्ट बिल्डअप करोगे अपने साथ में, फिर क्या पता आप भी सही हो सकते, मे बी पेरेंट्स कैन बी राइट, वी डोंट नो, ऐसा हो, और मे बी बच्चा भी सही हो सकता है। तो वहां पे हमने बच्चों को प्यार से समझाना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एडवाइस वी शुड अंडरस्टैंड देम हाउ टू गिव द बेस्ट आंसर। कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करना पड़ेगा बच्चे के ऊपर। मैं फिर यही कह रहा हूं कि हाँ, अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, अधिकतर का मतलब मोर देन 50%, वो अपने गोल्स को, अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं, और बच्चे को उसके ऊपर इम्पोज करने की वजह से कई बार बच्चे की जो रियल क्रिएटिविटी है, बच्चा उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बहुत ही गलत है। प्रकृति ने, परमात्मा ने हर किसी के अंदर कुछ अलग बनाया हुआ है, हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि हर बच्चे को इसी तरह से हाईएस्ट ग्रोथ में होना चाहिए, अगर वो कम भी अर्न करे, जैसे कई जगह आपने देखा भी है, मगर वो हैप्पी कैसे रह सकता है। और अब और आज हमें पता नहीं है कि वो फील्ड कल क्या रहेगी। मार्क जुगरबर्ग का किसी को पता नहीं था कि वो उस फील्ड के अंदर इतना सुपर सक्सेसफुल हो सकता है, या किसी और का भी। तो हमने बच्चे को एक राइट वे से काउंसलिंग करनी है, डायरेक्शन देनी है, और अपने बिहाफ के ऊपर एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखते हुए, नॉन जजमेंटल, और बच्चे के साथ में केवल लव वे बेस्ड में उसको सपोर्ट करना है कि वो अपने काम को एंजॉय करो, उसको लाइफ को हैप्पीली जिए। अगर बच्चा आज हैप्पी है, एंजॉय कर रहा है, आप पाओगे सक्सेस इज नॉट कि किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, द जर्नी इन इटसेल्फ इज द डेस्टिनेशन। वो जो सफर है वही एक खूबसूरत एक डेस्टिनेशन बन जाता है, उसको एंजॉय कैसे करना है। तो बच्चे अगर अपने काम के ऊपर, डे टू डे रूटीन के, अपनी स्टडीज के ऊपर, अब एक बच्चे की प्रायोरिटी होती क्या है, एक हेल्थ को ध्यान रखना होता है खुद की, एक अपनी स्टडी के ऊपर रहता है। बस इन्हीं दो के ऊपर वो अपनी प्रायोरिटी कैसे बना सके, उसके लिए उसको गाइड करना है। और बच्चे बहुत समझदार है, मैं आपसे कहूँ, आप जितने कंसेंट फील कर रहे हैं करियर के लिए, बच्चे उससे ज्यादा है। आजकल के जो बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, बच्चों को बहुत पता है, बट ड्यू टू कई बार ओवर थिंकिंग, ओवर कंफ्यूजन, ओवर कॉन्फ्लिक्ट की क्या करूं क्या ना करूं, वहां पे हम बता सके तो बहुत बढ़िया, वरना कोई एक्सपर्ट फैमिली के अंदर भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, उससे उसको गाइडेंस दिलवाएं, ताकि वो अपनी कंफ्यूजन को क्लियरिटी की तरफ लेके आ सके। So here is a question, there is a very बहुत ही subtle difference है एक, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज वेरी सेंसिटिव, लाइफ, होप एंड सुसाइड, व्हाट लीड्स टू द सुसाइड टेंडेंसी, राइट? बच्चा, डू यू थिंक दैट अ किड जब वो बड़ा हो रहा होता है, उसका ये मेंटल कंडीशन होता है कि वो ये डिसाइड करे कि वो आगे चल के क्या करेगा? इररिस्पेक्टिव, वो तो उस टाइम एक ग्रोथ स्टेज में रहता है, राइट? पेरेंट्स हैव ऑलरेडी सीन दैट स्टेज, दैट्स व्हाई दे आर एडवाइजिंग द चाइल्ड कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। जो अभी आपने कहा कि इम्पोज करते हैं पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो इंडियन फैमिलीज का एक कल्चर है, राइट? यूजिंग द वर्ड इम्पोजिंग, और कि ठीक है मेरा बच्चा मेरा सपना आगे लेके जाएगा टाइप्स, तो बच्चा भी तो उस मेंटल कंडीशन में नहीं होता कि वो खुद का डिसीजन लेके, उसको क्या पता होता है कि वो अगले 10 साल में वो डॉक्टर ही बनेगा? ऑब्वियसली नहीं, राइट? सो पेरेंट्स टेल हिम कि नहीं, आप डॉक्टर नहीं, मेरे हिसाब से आप इंजीनियर बनना, योर स्किल्स आर लाइक इंजीनियर,
पेरेंट्स बात करता है टीचर से भी, टीचर्स को भी ये लगता है कि नहीं इसका इंजीनियर बनना ज्यादा बेटर है, तो राइट बच्चे को इतना फेवर करना कि राइट उसका ड्रीम जो था, क्या बच्चा उस पोजीशन में है कि वो जो ड्रीम बोल रहा है उसको डांसर बनना है तो डांसर बन जाएगा, तो विल ही बी एबल टू फुलफिल हिज लाइफ रिक्वायरमेंट्स? सो वहां पे जब डिस्कनेक्शन होता है तब सुसाइड टेंडेंसी बनती है किसी की भी, या फिर एकदम मतलब दिमाग से वो लूज हो जाता है कि अब मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मेरे लाइफ तो बेकार है, मुझे तो मर जाना चाहिए। तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच, सॉरी नॉट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट, नॉट ग्रेट, दिस इज अ वेरी बैड रीजन कि ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो स्टूडेंट्स तो सही नहीं है ना, मतलब वो उनको तो ग्रोथ एज है, तो हाउ आर दे एबल टू डिसाइड कि उनको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, और सही है वो चीज उनके लिए कि डांसर बनना है? ओके सो एक बहुत ही है कि बच्चों को तो पता नहीं कि करना क्या है, तो पेरेंट्स जो गाइड कर रहे हैं वो क्या पता अपने एक्सपीरियंस से अपनी मेच्योरिटी से बच्चे को समझ के कर रहे हैं। बट कई बार एग्जैक्टली। पेरेंट्स क्या हो जाते हैं अपने इमोशनल से अपने खुद के एक्सपेक्टेशन से बाइस्ड हो जाते हैं। मैडम हम्म उस चीज के लिए कहना चाह रहे थे, जो उनका क्वेश्चन भी था, कि वो अपने हम्म ड्रीम्स को इम्पोज करने लग जाते हैं बच्चों के ऊपर। दैट इज ए काइंड ऑफ कि जो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप कर देता है। जहां हम्म बच्चों की बात आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दे डस नॉट नो व्हाट दे हैव टू डू, दे रिमेन इन कन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन। और कई बार बच्चों को पता भी होता है, वहां पर जब पता है तो बच्चों को हम टाइम देंगे, बच्चों को एक प्रॉपर उसके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। अगर बच्चा उसमें, मान लो किसी बच्चे को बहुत ज्यादा कंप्यूटर में गेम्स खेलते हो और वो पबजी का गेम खेल रहा है, बहुत अग्रेसिव गेम्स खेल रहा है, और वो कहता है कि मेरे को तो यही करना है, बट दैट इज नॉट ए रियलिटी ओरिएंटेड ना, कि बच्चा कहेगा कि मेरे को तो यही करना है बड़े होके भी। तो उसकी पोलैरिटी साइड्स में एक बढ़िया एक्सपर्ट रहेगा कि अच्छा अब तो गेम खेलता है, डू यू नो ये गेम बनते कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसकी कैसे बनाए जाते हैं। तो बंदा कहेगा कि कैसे बनाए जाते हैं, यू नो देयर इज ए फील्ड कॉल्ड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जहां पे बच्चे को सॉफ्टवेयर में गेम्स को कैसे डिजाइन करते हैं, जिसने बनाया होगा कितना दिमाग लगाया होगा, और इसके अंदर भी और क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट हो सकती हैं लोगों को और अच्छा लगे। वो बच्चा कहता है नहीं ये चीज तो मैंने सोचा नहीं। अब बच्चा उसके एडिशनल साइड्स को जब देखना शुरू करता है, ओके इन फ्यूचर इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप ये गेम्स को भी खेले और इसको गेम्स को समझते हुए आप बेटर डिजाइन कर सके कैसा हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? वो कहेगा वेरी गुड। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू बीसीए और एमसीए, बैचलर्स करना पड़ेगा, बीटेक करना पड़ेगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। सो फॉर दैट नाउ यू आर इन जस्ट 9th क्लास, फॉर दैट यू जस्ट नीड टू स्टडी सो दैट यू कैन गेट सम गुड मार्क्स। तो बच्चे को हमने मोटिवेट किया कि तुमने पढ़ना पड़ेगा, यू कैन डू, बट आप पढ़ोगे तो फिर आप अपनी लाइफ को अच्छे से कर पाओगे। फिर वो बच्चे का जब पढ़ाई में खुद से इंटरेस्ट आएगा ना, वो काम देगा। बाहर से जो पड़ा हुआ प्रेशर होता है ना, वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं करता। मैं सभी से यही कहता हूँ, बच्चे का जब एक पैशन फील हो गया कि अच्छा, एक बच्चा तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत खेलता रहता था, ही जस्ट 7th क्लास, वो कहता कि मेरे को मैथ नहीं आता, मैं मैथ पढ़ ही नहीं सकता, उसने एक नेगेटिव बिलीफ बना रखी थी अपनी। अब पेरेंट्स आर सो मच कंसर्न कि ये तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, 7th आ गई, अब 8th आ गई, अब 9th क्लास आ गई, बट ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। अब वहां पे मैंने उसकी स्किल्स को देखा, इज वेरी गुड इन एकेडमिक्स ऑल्सो, बट वो पेरेंट्स के पढ़ने से वो नेगेटिव हो रखा था। तो उसके लिए मेरे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए मैंने उससे पूछा कि यू प्ले फुटबॉल, इट्स, बोला यस। कितने मेंबर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं टीम में, उसने बताया। मैंने कहा कि आपको पता है कि वो फील्ड होती है उसका एरिया कितना होता है? कहता वो पता नहीं। मैंने पूछा कि जो गोल होता है उसका साइज कितना होता है? पता नहीं। मैंने उससे पूछा कि इसमें में जो बॉल होता है उसका वेट कितना होता है, वो कितने प्रेशर से ऑक्सीजन का होता है? पता नहीं। मैंने उसको बताया कि अगर मैथ तो आपके फुटबॉल के अंदर भी शामिल है, अगर आपको इतना पता रहेगा, ये चीज रहेगी, ये सारी चीजें जो आप खेल रहे हैं उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगी, तो आप और अच्छे से खेल पाएंगे। इवन वो बच्चा इतना इंटरेस्टेड हो गया, अच्छा सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसका एरिया स्क्वायर फीट में कितना होता है और कुछ होता है। मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए, आप जब खेल रहे हैं आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वो कहता है कि ये है, तो अगले दिन पढ़ के आया। मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि पढ़ना है, मैंने कहा कल तू पढ़ के बताना, तेरे फुटबॉल से जुड़ी हुई बातें ही मैं करूंगा। ऐसे ही मैंने 3-4 दिन उसके स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बातों के ऊपर किया। चौथे दिन वो कहता है कि नहीं, मैथ इतना बोरिंग नहीं है, मैथ को थोड़ा पढ़ा जा सकता है, मैथ को समझा जा सकता है।
मैथ इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो फिर उसका पैशन डेवलप होने लग गया। वही बच्चा जो पहले बुक के हाथ लगाते ही कहता था कि मैं देख ही नहीं सकता, वो फिर खुद पढ़ के आया। तो हमने बच्चों के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एक राइट वे से काउंसलिंग भी करनी है, पॉजिटिव मोटिवेट भी करना है, और जो आपने कहा सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जो बच्चे डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवाना है। कई बच्चों के अंदर लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट करवाना है। कई बच्चों के अंदर देखा ये गया सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं, राइट? तो इनका पूरा मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसके ऊपर काफी सारे एरियाज हैं जिस वजह से बच्चों के ऊपर It would be great if you shared the symptoms of a suicidal tendency person. Let it be a student or a सो हम big अपने टॉपिक को individual. थोड़ा और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। आगे का मतलब है कि हम उसमें जहां बच्चे कई बार बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सुसाइड की तरफ ना बढ़ जाएं, तो वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उन बच्चों के अंदर, उसको हम देखते हैं। फिर वो उन सिम्टम्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा कि उनकी जो कोपिंग स्किल्स हैं, जो जल्दी से फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हैं, वो बहुत जल्दी हो रहे हैं। पुअर इमोशनल कोपिंग स्किल्स जितनी ज्यादा रहेगी उतनी प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। कई बार जब बच्चे होते हैं उनका बहुत ही एम्बिशियस एटीट्यूड बन जाता है, गोल ओरिएंटेड बन जाता है। हाईली एम्बिशियस एटीट्यूड की वजह से उनका जो फेलियर्स को मैनेज करने की जो क्षमता है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते, उसमें प्रॉब्लम आती है। कई बार डिप्रेशन हिस्ट्री हो जाती है। बच्चों का डिप्रेशन से मतलब है सोशल विड्रॉल हो गया, खाने पीने में मन नहीं लगना, और कुछ ना कुछ उसके बिहेवियर के अंदर आप चेंज नोटिस करेंगे। जो पहले नॉर्मल करता था अभी वो अपने आप को उस चीजों से अलग कर लेगा, अपनी पसंद की एक्टिविटीज को भी छोड़ देगा। जिसको पहले पसंद करता था, खाने पीने का, सोने का टाइम टेबल बढ़ जाएगा। इवन मोबाइल के अंदर भी बहुत ज्यादा ओवर टाइम स्पेंड करेगा, या फिर सब्सटेंस अब्यूज की तरफ भी जा सकते हैं जो टीनेजर्स हैं। कई बार फैमिली के अंदर किसी ने अगर सुसाइड किया है या फिर डिप्रेसिव साइकोलॉजिकल क्लिनिकल हिस्ट्री है, वहां पर भी बच्चों के अंदर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो बच्चे सुसाइड की तरफ प्रोन होते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, खुद का पता नहीं रहता, पोलैरिटीज में ज्यादा जीते हैं। उस बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के अंदर भी, जहां पे हमने पहले डिस्कस किया था, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही साथ में जब बच्चों के अंदर जब आप बात करोगे तो आप समझ पाएंगे कि उस बच्चे ने, किसी ने अगर पहले कोई सुसाइडल अटेम्प्ट किया है तो वो दोबारा होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ बच्चा से आप बात करना है, उससे कम्युनिकेट करना है। वो बच्चा आपको बताएगा कि मेरे अंदर बुरे बुरे विचार आते हैं, रनिंग अवे थॉट्स आते हैं, मरने के विचार आते हैं। वो उसके पीयर, उसके फ्रेंड सर्कल से भी आप पूछ सकते हो कि ये किस तरह से करता है। उसकी गूगल की हिस्ट्री के ऊपर देख सकते हैं, यूट्यूब की हिस्ट्री पे देख सकते हैं, जिसमें कुछ सुसाइड से जुड़ा हुआ उसने सर्च किया होगा। या कई बार बच्चे ट्रीटमेंट को लेते नहीं हैं, आप ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं तो उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता, तो वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण कारण पाया गया है जिस वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जहां जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसका बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत ही विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। राइट। So finally to conclude the session, आपने हमें ऑलरेडी बताया कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ इमोशनल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी ऑलरेडी आपने बताया, दैट हाउ पेरेंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट इन ईच ऑफ आवर लाइफ्स, की इनिशियल स्टेज में अगर लाइफ को प्रॉपरली हैंडल किया गया तो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एट द एंड व्हाट वुड यू लाइक टू कंक्लूड इट विथ, as in कि beside the counseling sessions and stress management sessions, what else can be done at university and parents level, at individual level, so that the rate at which the suicide cases are increasing in India will finally come down? And especially in current scenario, jab ye COVID and this pandemic, everybody is inside their houses, एक ही चेहरा देखने को मिल रहा है, या फिर 2 या फिर 3 मैक्सिमम, किसी को कहीं जा नहीं सकते, हर कोई अपने अंदर ही एक तरीके से घुटन सा महसूस करता है क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई एंजॉय नहीं कर सकता। बट हाउ डू वी ट्राई टू अवॉइड दिस एट द बेस लाइन? देखिए,
एक चीज समझिए कि सुसाइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आप सभी को भी ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे व्यूअर्स इस समय देख पा रहे हैं, सुसाइड का केवल प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन के ऊपर अगर बच्चे के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी स्तर के ऊपर, इफ यू आर अ टीचर इन ए यूनिवर्सिटी और इफ यू आर अ पेरेंट और इफ यू आर अ फ्रेंड, अपने पीयर्स अपने साथी के अंदर पढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं, अगर किसी के अंदर भी कोई भी डिप्रेसिव फीलिंग्स इनिशियल लेवल पर ही स्टार्ट हो जाती है, आप उसे डिस्कस करें, उसको ज्यादा सीरियस नोट पे ले, ये मत लीजिए कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, और आप उसके सॉल्यूशन की तरफ करें काम। अगर आप खुद से उसका समाधान निकाल पा रहे हैं, देन इट्स फिट एंड फाइन। अगर उस प्रॉब्लम्स को 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, अगर फिर भी समय नहीं निकल पा रहा, तो आपको एक इमोशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के ऊपर आपने विजिट करना चाहिए, जो कि प्रॉपर समझ के अनुसार उसकी हेल्प करेगा। सम टाइम यू डोंट नो कि ब्रेन के अंदर भी कुछ न्यूरो बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिस वजह से वो थॉट्स को मैनेज नहीं कर पाता, फिल्टर नहीं कर पाता, सीरोटोनिन लेवल, हार्मोन लेवल कई बार कम भी हो जाता है। और ऐसे ही बहुत से बायोकेमिकल चेंजेस हैं जहां पे उसकी ब्रेन केमिस्ट्री उसका साथ नहीं दे रही। वो चाहता तो है ये करे, वो कहता भी है, मगर अब वो कर नहीं पा रहा। और उसके अंदर में जो सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर जो फियर्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो कंडीशनिंग है, उन सभी के ऊपर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। जैसे बुखार होता है, बिल्कुल वैसी है ये भी। बुखार होता है तो आप खुद से तो अपने टोने टोटके तो करते ही हैं, गाढ़ा पीते और पीते हैं, कई बार उससे उतर जाता है। मगर अगर कई बार वो प्रॉब्लम आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपने प्रैक्टिशनर के पास में जाना होता है, जो प्रॉपर डायग्नोस करके आपको सही ट्रीटमेंट, सही दवाई देगा, तो जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। वैसे ही इस चीज के लिए भी आप सीरियसली, मैं फिर कह रहा हूं सीरियसली, आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी, और आपने अपने उन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ में प्रॉपर फॉलोअप रखना है, दवाई रखनी है। अगर कोई खतरे की चीज लगता है, बच्चा रख रहा है, क्योंकि घर में आप 24 घंटे रहते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, तो अगर कोई भी डेंजर प्रॉब्लमेटिक, अगर कोई भी वेपन, कोई दवाई है, कुछ और है, जब तक इलाज चल रहा है, एकदम से तो नहीं है, टाइम लगता है, उन चीजों को आप दूर करें, उस चीज को आप उससे अवॉइड करें, उसके खाने पीने का एक लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा मोटिवेट करें। और सुसाइड के अंदर बंदा इतना होपलेस हो जाता है, चाहे कोई भी हो लाइफ में, कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, नियर और डियर वन के चले जाने की वजह से, डेथ हो जाने की वजह से, एग्जामिनेशन के फेलियर्स की वजह से, उस मोमेंट के अंदर सभी से कहूंगा कि आपके अंदर एक इनर लाइट है, उस इनर लाइट को फॉलो करें। वो बहुत धुंधली है, मगर वो आगे आपको एक होप रखें, आपको एक रास्ता दिखाएगी ताकि आप आगे बढ़ सकें। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। सुसाइड से ठीक हो जाती प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। वो बस यही लगा लो कि वो एक लेसन है लाइफ का, जो आपने सीखना है। अगर उस लेसन को आप सीख लेते हैं, तो आप अपने हायर लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लाइफ के अलग लेवल पर लाइफ को देखोगे। आपने अपने अंदर उस समय में जस्ट पेशेंस रखना है, और थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, आप पाएंगे कि वो बैड टाइम अपने आप ही चला जाता है। जस्ट बी साइलेंट फॉर सम टाइम, और जस्ट कनेक्ट विद सम पीपल whom यू कैन रियली ट्रस्ट और whom यू कैन हेल्प। और एक सुसाइड हेल्पलाइंस है हमारी भी, प्रगता फाउंडेशन की जो हेल्पलाइन है 9992111888, आप उसके ऊपर बस एक मैसेज डाल के देखें व्हाट्सएप नंबर पे, आपको जब भी इमीडिएट कॉल किया जाएगा। आप कभी भी, रात को भी, दिन में भी, कभी भी कॉल करके देखें, समवन विल बी देयर टू हेल्प यू। और मैं भी आपसे जुड़ा रहूंगा, मैं भी आपके साथ में कनेक्टेड हूँ। जितने भी हाफ पे हम प्रगता फाउंडेशन या फिर हम सभी मिलकर इस अवेयरनेस को कर रहे हैं, इस मैसेज को जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कई लोगों को पता भी नहीं रहता कि प्रॉब्लम होती क्या है, उससे निकलना कैसे है। वहां पे हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। ओनली प्रिवेंशन, नो ट्रीटमेंट। और इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले तो इसको क्राइम माना जाता है, मगर अभी कुछ समय पहले वो रूल चेंज कर दिया गया है, जहां कोई सुसाइड करता है तो ये एक मेंटल हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम है, जहां पर हर व्यक्ति को ऐसे इमोशनल बीइंग राइट सपोर्ट और एक राइट गाइडेंस की जरूरत रहती है। और आप इसमें छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, किसी क्रॉनिक इलनेस से, कोई भी बैड डिप्रेसिव फेज में है, आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। इट डज नॉट मीन दैट यू आर वीकर if you are visiting to a professional mental health expert. It means that you are now capable, you have courage now to face your situation in the right appropriate way, right appropriate skills, resource skills और emotional skills, अपनी लाइफ को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
Thank you Thank you. everyone for listening. Thank you, Dr. Sandeep, for your चिन्मय जी beautiful का भी मैं message. धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रगता फाउंडेशन का भी, जो इस इनिशिएटिव को दिल के साथ में आप लोगों तक लेके आ रही है और आप लोग इसकी सीवियरिटी को समझते हुए इसके ऊपर आगे काम कर रहे हैं। अगर आप सभी भी मिलके काम करना चाह रहे हैं मेंटल हेल्थ एरिया के ऊपर, प्रगता फाउंडेशन ने हमारे से यस टू हेल्दी माइंड के प्रोजेक्ट के अंदर आप ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और हम सब मिलके एक अच्छे वर्ल्ड को कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। इफ समवन प्रॉब्लम इज हैपनिंग इन वंस लाइफ, तो हमें मिलके कंट्रीब्यूट करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बीइंग का जन्म होना तो हमारे लिए सभी कुछ लोगों को मिला, मगर ह्यूमैनिटी को हमारे जो प्रिंसिपल है, जो कोर लेवल पे, उसके लिए हम मिलके आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू चिन्मय जी एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Sandeep, for your beautiful message. And this was our last session for this mental health awareness month. ये लास्ट संडे है हमारे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ का, तो ये हमारा लास्ट सेशन था एंड आई गेस ऑल ऑफ यू gained a lot of message and knowledge from all these 4 sessions. Or a great thank you to Dr. Sandeep. ये हमारे साथ आगे भी शोज करते रहेंगे on mental health under our project Say Yes to Healthy Mind. But for our last 4 Sundays, we are really grateful to you, Dr. Sandeep, on behalf of Pragyata Foundation. I would like to thank you to give your time on every Sunday morning. And thank you so much to all our audience to come every Sunday at 11:30 a.m. sharp and listen to us. And you can always find these videos on our YouTube channel of Pragyata Foundation. Once again, thank you so much and happy weekend. Happy Sunday. Thank you. Thank you.